नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है मौत का टिकट। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। शाम के 5 बजे थे। धीरज शर्मा अपने लॉन में पानी दे रहा था। तभी हेलो धीरू, डैडी। धीरू के डैडी का नाम प्रताप शर्मा था। आहा डैडी, आप मेरी मोपेड ले आए। यस माय सन, तुमने अपने स्कूल में टॉप किया है, तुम्हें उपहार मिलना ही चाहिए। आप कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तू भी तो बहुत अच्छा है। अपनी मम्मी के गुजरने के बाद से तू ही तो रोज मेरी देखभाल करता है। अगले पल दोनों को ही वो घड़ी याद आ गई जब मिसेस प्रताप का देहांत हो गया था। मम्मी प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। अब मैं नहीं रुक सकती बेटे, भगवान के यहाँ से मेरा बुलावा आ गया है। तुम दोनों बाप बेटे मुझे एक वचन दो। कैसा वचन मम्मी? बोलो आशा। मुझे वचन दो कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखोगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। मैं वचन देता हूँ मम्मी। वचन लेने के बाद मिसेस प्रताप शर्मा ने प्राण त्याग दिए थे। मम्मी, आशा, सुबुक सुबुक। तभी से दोनों पिता पुत्र इस बंगले में अकेले रहते थे। चलो अब जरा कुछ नाश्ता वगैरह हो जाए। चलिए नाश्ते की टेबल पर। धीरू बेटे, कल सुबह मुझे सूरजपुर जाना है, रात तक लौट आऊंगा। ठीक है डैडी। अरे हाँ बेटे, आज डाक का एक नया टिकट जारी हुआ है, तुम मुझे एक लिफाफे पर पता लिख कर दे दो। मैं उस पर टिकट लगाकर सूरजपुर से पोस्ट कर दूंगा। वो टिकट तुम्हारी कलेक्शन के काम आएगा। थैंक यू डैडी। धीरज शर्मा को टिकट जमा करने का बड़ा शौक था। अगले दिन मिस्टर शर्मा सूरजपुर में थे। शायद मेरा पीछा किया जा रहा है। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वो एक ऑटो रिक्शा में सवार हो गए। ओह, वे दोनों भी ऑटो रिक्शा रोक रहे हैं। वे मेरे ही पीछे आ रहे हैं। अब क्या करूं? कुछ सोचकर उन्होंने पोस्ट ऑफिस के सामने ऑटो रुकवाया और 10 मिनट बाद वे ऑटो में ही बैठे हैं। मिस्टर शर्मा अभी कुछ ही दूर गए थे कि अरे कौन है आप लोग? चुपचाप हमारे साथ चलते रहो वरना गोली मार दी जाएगी। ओह, तभी एक कार उनके निकट आकर रुकी। चलो अंदर बैठ जाओ, जल्दी करो। तभी ठक ठक आ ठक आ धाड़ उफ। और मिस्टर शर्मा वहां से 9-2-11 हो गए। उसका पीछा करो। इस गली में उनकी कार नहीं घुस सकती। वो जानते थे कि गली दूसरी और मुख्य सड़क पर निकलती है। उधर ऑटो मिल जाएगा। दूसरी ओर पहुंचकर रेलवे स्टेशन चलो जल्दी। कुछ देर बाद 10 मिनट बाद मुझे ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट हैं। मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। उनसे छुपने के लिए ये जगह ठीक रहेगी। कुछ देर बाद ओह, इससे पहले कि मिस्टर शर्मा संभल पाते, ये रिवॉल्वर साइलेंसर युक्त है। अगर आवाज निकाली तो जान से हाथ धो बैठोगे। तुमने पोस्ट ऑफिस से पत्र किसे पोस्ट किया है? किसी को नहीं। सच बोलो वरना इन बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। यहाँ कोई भी आ सकता है। इसे जल्दी ठिकाने लगाते हैं। मौत को सामने देखकर मिस्टर शर्मा ने संघर्ष का अंतिम प्रयास किया। धाड़ उफ, पिट। तभी पिट पिट पिट। जल्दी करो, इसकी तलाशी लो। गुंडे ने मिस्टर शर्मा की जेबों का सारा सामान निकालकर अपनी जेबों में ठूस लिया। अब चलो यहाँ से। रात के 10 बज चुके थे। धीरू डैडी की प्रतीक्षा में बैठा था। टन टन, डैडी आ गए। अरे रवि टंडन अंकल आप? हाँ बेटे, रवि टंडन मिस्टर शर्मा के अच्छे दोस्तों में से एक थे। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। धीरू बेटे, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। कुछ बदमाशों ने तुम्हारे डैडी की हत्या कर दी है। क्या? और फिर डैडी? धीरू, आघात के कारण धीरू बेहोश हो गया था। सुबह जब उसे होश आया तो उसने अपने मौसी और मौसा को निकट बैठे पाया। रवि टंडन ने उन्हें रात में ही फोन करके बुला लिया था। मौसी, हाँ मेरे बच्चे। मौसी, डैडी, सुबुक सुबुक। धैर्य से काम लो बेटा। मैं अपने डैडी को देखना चाहता हूँ। कहाँ है वो और उन्हें किसने मार डाला? ये तो रवि टंडन भी नहीं जानते। वैसे तुम्हारे डैडी का शव सरकारी कब्जे में है। कुछ जांच चल रही है। 3-4 दिन बाद ही उनका अंतिम संस्कार हो सकेगा। धीरू एक बार फिर मुंह छुपाकर रोने लगा। उसी शाम धीरू को एक डाक से एक लिफाफा मिला।
ओह, डैडी ने मरने से पहले ये लिफाफा मुझे भेज दिया था। सुबह सुबह उसने लिफाफा खोला। धीरू बेटे, नया डाक टिकट लगा कर लिफाफा भेज रहा हूँ, टिकट को जरा सावधानी से उतारना, कहीं फट ना जाए, तुम्हारा डैडी। लिफाफा उसने अपने किताब में रख दिया और बैठकर रोने लगा। धीरू, इस तरह कब तक रोता रहेगा बेटा? उठो उठो, तुम अब हमारे साथ रहोगे। हम अभी अपने घर चल रहे हैं। हाँ धीरू, हमारी कोई संतान नहीं है, आज से तुम ही हमारे बेटे हो। चलो हमारे साथ। जरूरत का कुछ सामान लेकर धीरू मौसी के घर आ गया। इसके लिए कुछ खाने का प्रबंध करो, मुझे भूख नहीं है मौसी जी, मैं सोना चाहता हूँ। वो कमरे में आकर लेट गया, लेकिन कुछ देर बाद कुछ याद करके अचानक चौंक उठा। ओह, मैं अपने घर का पिछला दरवाजा खुला छोड़ आया हूँ। फिर वो मौसी को कुछ बताए बिना उठकर बाहर निकल आया था। दरवाजा खुला रहेगा तो घर में चोर घुस सकते हैं। जैसे ही वो अपने घर के निकट पहुंचा, अरे उस गाड़ी में कौन आया था? घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो चौंक पड़ा। ओह, ताला टूटा हुआ है, क्या चोरी हुई है? अरे ये किसने किया? उसने जल्दी से सारा सामान चेक किया। ट्रिन ट्रिन, कमाल है, कोई चीज कम नहीं हुई है। फिर ये सामान किसने उलट पुलट डाला? फोन रवि का था। कैसे हो धीरू बेटे? मैं तो ठीक हूँ अंकल, लेकिन पूरे घर को किसी ने उलट पुलट डाला है, शायद कोई चोर था। रवि टंडन उसकी बात सुनकर चौंका था। धीरू, तुम कल सुबह मेरे घर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ओके अंकल, मैं आ जाऊंगा। फिर धीरज घर को अच्छी तरह लॉक करके वापस मौसी के घर चला गया। अगली सुबह रवि अंकल का घर शास्त्री नगर में है, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। रवि टंडन का छोटा सा बंगला एकांत में बना हुआ था। रवि अंकल मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसने दो तीन बार दरवाजे की घंटी बजाई। ट्रेन ट्रेन, अंकल दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? ओह, ये तो खुला हुआ है। रवि अंकल, अंकल यहाँ भी नहीं है। तभी यह आवाज कैसी है? खट खट। ओह, जैसे उसने अलमारी खोली। धाड़ आई। अंकल, क्या हुआ आपको? धीरू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे डैडी और मैं सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते थे। हम दोनों को देश के दुश्मनों ने मारा है। तुम्हारे डैडी दुश्मनों के एक महत्वपूर्ण राज से परिचित हो गए थे। क्या उन्होंने तुम्हारे पास कोई विशेष चीज रखवाई थी? नहीं अंकल, उन्होंने मुझे तो कभी भी ये नहीं बताया था कि वो सीक्रेट सर्विस में काम करते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें सूरजपुर से कुछ पत्र पोस्ट किया था? हाँ, लेकिन उसमें तो तभी अंकल नहीं। ओह अंकल, आप भी मुझे छोड़ गए। तभी उसकी दृष्टि पर्दे की ओर गई। अरे वहां कोई छुपा हुआ है, शायद कातिल है। मुझे भाग जाना चाहिए, नहीं तो मुझे भी मार डालेगा। धप धप। अरे ये काली गाड़ी तो मैंने कल अपने घर के बाहर भी देखी थी। मोपेड स्टार्ट करके उसने तेजी से दौड़ा दी। कुछ देर बाद, ओह, वो गाड़ी मेरे पीछे आ रही है। शास्त्री नगर का क्षेत्र अब समाप्त हो रहा था। हाईवे शुरू होने से पहले एक सड़क दाईं ओर जा रही थी। काली गाड़ी को निकट आते देख उसने घबराहट में मोपेड उस सड़क पर मोड़ दी। जूम। मैंने इस तरफ आकर गलती की है, ये सड़क तो जंगल की ओर जा रही है। तभी, ओह, ये तो बहुत तेजी से आ रहे हैं, इस तरह तो ये मुझे पकड़ लेंगे। कुछ सोचकर उसने मोपेड रोकी। अरे वो जंगल में भागा जा रहा है। वो शायद मुझे भी मार डालना चाहते हैं, कहीं छुप जाना चाहिए। ये झाड़ियाँ ठीक रहेंगी। कुछ देर बाद, कहाँ गया साला? आया तो इसी तरफ था, उसे ढूंढो, हमें उससे वो लिफाफा प्राप्त करना है। लिफाफा? तुम्हें विश्वास है कि शर्मा ने उस लिफाफे में कोई संदेश भेजा है? हाँ, क्योंकि शर्मा ने हमें अपने पीछे लगा देखकर पोस्ट ऑफिस से लिफाफा पोस्ट किया था। बातें करते हुए वे आगे निकल गए। अब भागना चाहिए। धीरू के झाड़ियों से बाहर निकलने की आहट सुनकर दोनों चौंक पड़े। अरे वो जा रहा है, पकड़ो। झाड़ियां पार करके धीरू एक छोटे से मैदान में पहुंचा। ओए रुक जा। ओह अचानक धाड़ ठक। उफ। ओए ओए, मार डालूंगा साले। आखिर एक पत्थर निशाने पर लगा। ठक। उफ। यही मौका है बस निकलने का। अभी वे मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं।
और धीरू मोपेड उठाकर उस पर तेजी से अपने घर की तरफ निकल गया। 1 घंटे बाद वो सुरक्षित अपने घर पहुंच चुका था। थैंक गॉड। अंदर स्टडी में आकर उसने अपने डैडी द्वारा भेजा गया लिफाफा निकाला। इसमें तो कोई खास बात नहीं लिखी है, जबकि वो बदमाश कह रहा था कि डैडी ने इसमें कोई संदेश भेजा है। फिर उसने मेज की दराज से टिकट उतारने वाला केमिकल निकाला। डैडी ने ये क्यों लिखा है कि टिकट जरा सावधानी से उतारना। टिकट हटाते ही वो चौंक उठा। सलमान पासा, गांधी चौक, 10 AM। ओह, सलमान पासा तो पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हैं जो कल यहाँ सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। फिर उसे 1 सप्ताह पहले की बात याद आई। उस दिन उसके डैडी किसी को फोन पर कह रहे थे अगले सप्ताह पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री सलमान पासा आ रहे हैं। उनके कुछ दुश्मनों ने उन्हें हमारे देश में मार डालने की योजना बना रखी है। उसने डैडी से पूछा भी था, सलमान पासा को कौन मार डालना चाहता है डैडी? कोई नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। और अब यह संदेश देखकर उसका मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था। इसका मतलब सलमान पासा पर गांधी चौक से गुजरते हुए 10 बजे हमला होगा। मुझे यह सोचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए, लेकिन बाहर आते ही वो चौंक उठा। ओह, और धीरू कुछ समझ पाता उससे पहले ही ठक। कुछ देर बाद जब धीरू को होश आया, मैं इनके पंजे में फंस गया हूं, अब कुछ नहीं हो सकता है। फिर वो बेहोश बनकर रहने की एक्टिंग करने लगा। क्यों ना इस लड़के को ठिकाने लगा दिया जाए। नहीं, हमें इससे कोई दुश्मनी नहीं है। काम होने तक ही इसे कैद में रखेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। काफी देर बाद एक वीरान मकान के सामने कार आकर रुकी। इसको उठाकर भीतर ले चलो। उसके एक अन्य साथी ने भीतर से दरवाजा खोला। ले आए इसे? हाँ बॉबी। अंदर आकर धड़। लगता है इसे होश आ रहा है, तो फिर तो मैं इसे फिर बेहोश कर देता हूँ। धीरू ने थोड़ी सी आंख खोलकर एक बार बॉबी को देखा था। ठक। दूसरी बार उसे होश आया तो रात हो चुकी थी। रात हो गई है। अंधेरे में टटोलकर उसने दरवाजा तलाश किया। बाहर से बंद है। धड़ धड़। तुरंत ही बाहर से मोटे का स्वर सुनाई दिया। ओए, दरवाजा बजाना बंद कर, वरना अंदर आकर दांत तोड़ दूंगा। मोटे दरवाजे के बाहर ही बैठा है। निराश होकर वो वहीं बैठ गया। अब मैं सलमान पासा को नहीं बचा सकूंगा। डैडी की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। अगली सुबह मैं सलमान पासा को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ जग्गू। बॉबी भी मेरे साथ आ रहा है। जाओ, मैं यहीं रहकर लड़के की निगरानी करूंगा। वो मोटे की आवाज़ थी। काश मैं किसी तरह यहाँ से निकल सकता। कुछ देर बाद, ओए बाहर आ जा। मोटा उसे रसोई में लेकर आया। चल नाश्ता बना, तुझे भी भूख लगी होगी। धीरू का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। किसी तरह इस मोटे को डोज देनी होगी। ये लो, चाय भी ला जल्दी। और अगले ही पल, ओए हरामजादे, जला दिया मुझे। तभी धीरू फुर्ती से लपका। ओए, रिवॉल्वर मुझे दे दे, वरना मेरे करीब आए तो गोली मार दूंगा। पिट। हे भगवान, ये तो मर गया। अगले पर रिवॉल्वर उसने अपने लिबास के नीचे बेल्ट में उड़स लिया और मकान से बाहर निकल आया। सड़क पर आकर वो किसी गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। 9 बज चुके हैं। अब पुलिस के पास जाने का समय नहीं है। गांधी चौक पहुंचकर उस बदमाश को खुद ही रोकना होगा। फिर ओह, मोपेड, इसे ही ले चलता हूं। और धीरू मोपेड फुल स्पीड से भगाता हुआ दूर निकल आया था। 9:45 बजे वो गांधी चौक पहुंच गया। चौक पर सलमान पासा को देखने के लिए भीड़ एकत्र थी। वो भी भीड़ में शामिल हो गया। अब मुझे उस बदमाश को ढूंढना है। भीड़ में इधर उधर भागकर वो मूंछों वाले बदमाश को तलाश कर रहा था। जरा रास्ता दो। अचानक, ओह, ये तो बॉबी है, उन बदमाशों का साथी। मगर वो मूंछों वाला बदमाश कहाँ है? तभी बॉबी ने पलटकर एक इमारत की ओर देखा। धीरू की नजरों ने उसका पीछा किया और इमारत की तीसरी मंजिल की एक खिड़की का पट खुलते देखा। ओ माय गॉड, क्या मूंछों वाला उस इमारत में है? और वो भीड़ चिरता हुआ इमारत की ओर बढ़ा। जरूर यही बात है। वो इमारत की खिड़की से सलमान पासा को गोली मारेगा, क्योंकि सड़क पर भीड़ में खड़े होकर ये काम करना संभव नहीं है। सड़क की तरफ एक ही खिड़की खुलती है। इसका अर्थ है कि ऊपर जाकर कमरा तलाश करने में परेशानी नहीं होगी। और वो इमारत में प्रविष्ट हो गया। तीसरी मंजिल पर यही वो फ्लैट हो सकता है। दरवाजा लॉक्ड है। उसने धीरे से दरवाजा धकेला। अब खतरा मोल लेना होगा, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। और धाएं।
अगले ही पल धाड़ तुम। धीरू ने बिना कुछ सोचे समझे रिवॉल्वर की नाल उसकी ओर करके फायर कर दिया। धाए आ वो लगातार फायर करता ही जा रहा था। गोलियों के धमाकों की आवाज इमारत के बाहर तक सुनी गई थी। धाए धाए पुलिस वाले जब उस फ्लैट में पहुंचे, क्या हो रहा है यहाँ? रिवॉल्वर फेंक दो लड़के। इंस्पेक्टर साहब, ये बदमाश सलमान पाशा की हत्या करना चाहता था। इसने मेरे डैडी की भी हत्या की है और मुझे कैद कर रखा था, इसलिए मैंने। फिर उसने एक ही सांस में इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया। वो बदमाश मरा नहीं था, सिर्फ घायल हुआ था। पुलिस वाले तुरंत उसे अस्पताल ले गए और धीरू को पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास ले जाया गया, जहां उसने अपनी कहानी सुनाई। और फिर शाम के सभी अखबारों में धीरू का चित्र छपा और उसकी सूझबूझ तथा बहादुरी की प्रशंसा की गई। लेकिन इस खुशी के अवसर पर धीरू की आंखों में आंसू थे। डैडी, मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया है, मुझे बहुत बड़ा सम्मान भी मिला है, लेकिन आपकी कमी कौन पूरी करेगा? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा? सुबुक सुबुक। बहादुर बच्चे रोया नहीं करते धीरू। तूने जो काम किया है उस पर पूरा देश गर्व कर रहा है। अब तू अकेला कहाँ है? हम तेरे साथ है और तू इस पूरे देश का बेटा है। हाँ धीरू, तुझे बेटा कहने में तो हर देशवासी गर्व करेगा। मौसी, मेरा बहादुर बेटा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।